Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I make videos all about in Germany. तो आज मैं एक टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ जो है इंटरव्यू टिप्स इन जर्मनी। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज़ अ बिग लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। तो अगर आप बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसमें इन्वॉल्व। सबसे पहले आप जॉब देखना स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो और अलग अलग जॉब्स देखते हो और अपनी फील्ड के हिसाब से अकॉर्डिंगली उस अपने सीवी को टेलर करते हो और जॉब्स को अप्लाई करते हो। और जैसे मतलब सबसे बड़ा स्टेप है जर्मनी में जॉब लेने का कि आप इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंच रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप्लाई तो कर रहे हो बट आप इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंच रहे हो तो उससे अगला मेजर स्टेप जो है वो है इंटरव्यू को क्लियर करना। कैसे आप इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकते हो? तो जो अगर आप अपने होम कंट्री से आ रहे हो तो उसका कल्चर और जर्मनी का कल्चर, वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है और इंटरव्यू का कल्चर जो है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो उनके टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो भी काफ़ी अलग हैं आपकी होम कंट्री से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपको इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है और इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले और ख़त्म होने तक आपको क्या क्या टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और उनको फॉलो करके आप एक्चुअल में ये जॉब जर्मनी में ले सकते हो। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो किसी भी कंपनी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंपनी क्या करती है, उसका वर्क कल्चर क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं और बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ को क्या कैसे ट्रीट करती हैं। और स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंटरव्यूअर का नाम है आपके ईमेल में, क्योंकि जर्मनी में बहुत ही कॉमन है कि अगर आपका इंटरव्यू किसी के साथ हो रहा है तो उस इंटरव्यूअर का नाम ज़रूर मेंशन होता है ईमेल में। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट भी है आपके लिए कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यूअर के बारे में रिसर्च करना कि वो किस पोजीशन पे हैं, क्योंकि अगर वो उसी पोजीशन पे हैं और उसी बेसिकली उसी टीम में हैं जिस टीम में आप जाने वाले हो, जिस टीम को आप ज्वाइन करने वाले हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि वो इंसान कैसे हैं और वो कैसे अपनी लाइफ को टैकल करते हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, उनके क्या बेसिकली उनकी क्या हैबिट्स हैं और वो प्रोफेशनली कैसे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जानना बिफोर यू गो टू एन इंटरव्यू इन जर्मनी। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द करियर वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी। बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो अपना करियर ब्लॉग शेयर करती हैं, तो ये बहुत ही एक कन्वीनियंट तरीका है जिससे आप कंपनी के बारे में जान सकते हो। और अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो वहाँ पर काम करता है तो आप उसके थ्रू भी उनको जान सकते हो कि ये कंपनी कैसे काम करती है। और उससे पहले इंटरव्यू में जाने से पहले ही आपको उस कंपनी के बारे में बहुत सब कुछ पता होगा। और कई कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर्स खुद से डायरेक्टली अपफ्रंट पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस शोज दैट हाउ सीरियस यू आर फॉर द जॉब। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा सीरियस हो उस जॉब को लेके, उस कंपनी को लेके और कितने ज़्यादा डेस्परेट हो उस जॉब को लेने के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी मेन पॉइंट एंड आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड रिसर्च अबाउट द company before you go to an interview. So next point is that it is very important in Germany especially that you go to an interview and you have to be punctual about it. अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास ऑलरेडी लिंक है तो उसमें आपको 10 से 15 मिनट पहले आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू मान लीजिए 10 बजे है तो आपको 9:45 9:50 तक ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो इंटरव्यू में तो आई वुड रिकमेंड, क्योंकि बहुत सारे वी नेवर नो, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रैफिक भी हो सकता है कभी कभी, या फिर आपको मे बी वो लोकेशन ऑफिस की ना मिले, या फिर आप कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो राइट। सो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके आई वुड रिकमेंड कि आधा घंटा पहले ही इंटरव्यू के लिए निकलें और वहाँ पर आप वेट कर लें 15-20 मिनट पहले जाके, बिकॉज दैट शोज दैट हाउ सीरियस यू आर फॉर द जॉब। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो और आप सोचो कि इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, वो आपका वेट कर रहा है और आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो,
सो दिस इज बेसिकली अ वेरी नेगेटिव इम्प्रेशन टू एन इंटरव्यूअर. उनको लगता है कि आप सीरियस नहीं हो इस जॉब के लिए और आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो उनके साथ. सो ये बहुत ही बड़ा रिजेक्शन का कारण भी हो सकता है. सो मेक श्योर दैट यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड. And also another tip is that dress code of the company. सो यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज का ड्रेस कोड होता है और कुछ कंपनीज बिल्कुल ही कैजुअल ड्रेस कोड होता है, मतलब कुछ भी आप पहन के जा सकते हो. सो अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो, किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जिनका ड्रेस कोड है और आप बहुत ही कैजुअल वेयर करके जा रहे हो, तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन देगा आपको, क्योंकि वो उनके कंपनी के कल्चर से मैच नहीं करेगा. तो वही अगेन आपका रिजेक्शन का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है. और वाइस वर्सा, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जिनका कैजुअल वो है, जिनका कैजुअल ड्रेस कोड है, मतलब कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, वहाँ पे आप सूट और टाई लगा के जा रहे हो, सो दैट वुड बी अगेन मिसमैच इन कल्चर. तो अगेन ये यहाँ पर आपका रिजेक्शन हो सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जानना आपको. अगेन रिसर्च अबाउट द कंपनी, नो दैट इफ देर इज़ अ ड्रेस कोड ऑफ द कंपनी, हाउ पीपल आर वेयरिंग देयर ड्रेसेस इन द फोटोज़. बेसिकली लिंक्डइन पे हर कंपनी अवेलेबल है. लिंक्डइन पे आप जाके उनकी लाइफ के सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का कैसे ड्रेस कोड है. लोग वहाँ पर अगर फोटोज़ डाल रहे हैं अपनी काम करते हुए या फिर वैसे कलीग्स के साथ, तो वो कैसी ड्रेसेस में हैं. अगर वो ज़्यादा ही सूट या फॉर्मल्स में हैं तो आप मेक श्योर करो कि कंपनी का कल्चर आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का कल्चर भी वैसा ही है. तो आपको उसी अकॉर्डिंग ड्रेस कोड करके जाना होगा, वैसे ही ड्रेसेस पहननी होंगी. एंड ऑल्सो लाइक मेरा एक इंटरव्यू था जर्मन एम्बेसी में, तो मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस में गई थी, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा था. मतलब वहाँ के जो बेसिकली हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे वो उसी वाले मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप एम्बेसी में जा रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन टू वेयर कैजुअल्स. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू एंड हाउ देयर कल्चर इज़. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसलेट योर अचीवमेंट. जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, एक रैंडम आंसर ना दे के आपको जो उस चीज़ का आंसर है, उस क्वेश्चन का आंसर है, स्टार मेथड में देना चाहिए. स्टार मेथड इज़ बेसिकली S stands for situation, T stands for task, A stands for action and R stands for results. So basically आपको स्टार के मेथड में उस आंसर को देना होगा कि क्या आपकी सिचुएशन थी, क्या टास्क थे और क्या आपने उस पर एक्शन लिया और उसका बेसिकली रिजल्ट क्या है. एंड एक प्रो टिप आपको मैं ये देना चाहूँगी यहाँ पे, जो रिज़ल्ट है मेक श्योर करना कि वो जो रिज़ल्ट है वो आप नंबर्स में बताएं, परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि रिज़ल्ट तो आपने दिया बट वो रिज़ल्ट का जो इम्पैक्ट है वो कैसा आया. फॉर एग्जांपल कि आपने बोला है कि मैंने जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिया वो 20% हायर था. So that makes a positive impact. That interviewer thinks that you know everything and you know how things work and how you can deliver the results. So it is very important for you to understand all those things before you go to an interview in Germany. And also use numbers rather than giving random examples. Use numbers, use percentages, and that will definitely matter a lot. And then ऑल्सो हमारे इंडिया में क्या कल्चर होता है कि अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो और आप दूसरी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ पहली वाली कंपनी के बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं, बैड माउथ करने लग जाते हैं कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, मेरे मैनेजर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, वर्क प्रेशर था और एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे और XYZ. बट आई वुड रिकमेंड, वैसे तो वहाँ पर भी यही रिकमेंड किया जाता है, बट यहाँ पर भी दिस इज़ द सेम, दैट डू नॉट बैड माउथ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर. मेक श्योर करना कि जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो उसमें आप प्रीवियस कंपनी के लिए गलत मत बोलना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर आप कितने भी परेशान हो, कितने भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, कुछ भी हो, बट डू नॉट बैड माउथ. एंड उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयर्स को लगता है कि अगर ये पहली वाली कंपनी के बारे में बुरा बोल रहा है तो अगर ये मेरी कंपनी में काम करेगा तो इसको कुछ पसंद नहीं आया तो ये अगली कंपनी में भी उतना ही बुरा बोलेगा.
मेरी कंपनी के बारे में, उससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है एम्प्लॉयर के लिए। तो इसीलिए वो मेक श्योर करते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयर्स को ना हायर करें जो बुरा बोलते हैं पहली वाली कंपनीज के लिए। ठीक है, आप अगर परेशान हो तो उस चीज़ को मत डिस्कस करो, आप कुछ और रीज़न दे सकते हो, ग्रोथ का रीज़न दे सकते हो, या फिर आप अपने करियर स्विच का या फिर फील्ड स्विच का रीज़न दे सकते हो, या कुछ भी ऐसा रीज़न दे सकते हो जो मतलब प्रीवियस एम्प्लॉयर पे एक दाग ना लगाए, एक बैड इंप्रेशन ना जाए उसके ऊपर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको ज़रूर याद रखना, और डू नॉट बैड माउथ। और यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आप अपनी कंपनी के कितने ज़्यादा आप अपनी कंपनी के लिए लॉयल हो। तो एम्प्लॉयर को ये लगता है कि अगर ये पहली कंपनी के लिए लॉयल नहीं है तो मेरे लिए क्या लॉयल रहेगा। सो दिस मैटर्स अ लॉट। सो मेक श्योर करना कि बुरा मत बोलना प्लीज़। सो another thing is that it is very conversation that ओके, सो बेसिकली जर्मनी में क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ होते हैं, बेसिकली जर्मनी में क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो वन साइड इंटेरोगेशन नहीं होती, वो क्या होती है कि एक कन्वर्सेशन होती है। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग राउंड हो, हायरिंग मैनेजर राउंड हो, या कोई भी राउंड हो, तो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि आप उनसे खुल के बात करो। मतलब एक इंटेरोगेशन की तरह नहीं, एक डर के जवाब नहीं देना, बट जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसको ओपनली टैकल करना, ईजीली उसको जवाब देना। और ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा है तो आप उसको सिर्फ उसका जवाब दोगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप डर जाओगे या घबरा जाओगे या पैनिक करने लगोगे। अगर आपको कोई चीज़ इंटरव्यू में समझ नहीं आ रही है तो वो भी ह्यूमन्स ही हैं, आप भी ह्यूमन हो, वो भी ह्यूमन है, तो वो लोग समझेंगे कि आपको समझ नहीं आया और आप दोबारा समझना चाहते हो। तो आप उनसे बोल सकते हो कैन यू प्लीज़ रिपीट इट, और कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। सो इससे पता लगता है कि आप दोबारा से कोशिश कर रहे हो उस क्वेश्चन को समझने की, रैदर देन जस्ट अवॉइडिंग इट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को एक कन्वर्सेशन की तरह लें रैदर देन एक इंटेरोगेशन की तरह। तो उसको कन्वर्सेशन की तरह ही रखें, आप भी उनसे सवाल पूछें और वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, तो इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन, नॉट लाइक इंटेरोगेशन। एंड ऑल्सो बेसिकली आप ओवर प्रॉमिस मत करो इंटरव्यूज़ में। आप जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो मुझे पता है कि आपको एक अच्छा इंप्रेशन देना है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो, एंड यू आर हेयर फॉर इट। हाउएवर डू नॉट ओवर प्रॉमिस एनीथिंग। कुछ भी आप ज़्यादा ओवर प्रॉमिस मत करना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जो स्किल्स आपको नहीं भी आती आप उसको भी बोल रहे हो कि हाँ मैं ये कर लूँगा। नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप कुछ जानते हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो उसको उसमें मास्टर हो। अगर आपको कोई स्किल आते है, फॉर एग्जांपल आपको एक्सेल आता है, एमएस ऑफिस आता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो एमएस ऑफिस है वो मास्टरी लेवल पे आता हो, कोई बेसिक ना आता हो, ताकि कल को अगर आप ज्वाइन करो तो वो आप सीधा वहाँ पे काम कर सको, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का कोई इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है, यहाँ पे सीधा वो देखते हैं कि अगर आपको स्किल आती है ठीक है, तो आपको उस पर सीधा काम करना होगा, रैदर देन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ओवर प्रॉमिस मत करो, जो भी है उसको ट्रांसपेरेंट रखो, जो चीज़ आपको आती है वो बोलो, जो चीज़ नहीं आती है आप उसको बोल सकते हो कि आई डोंट नो दिस स्किल बट आई एम ओपन टू लर्न दिस स्किल एज सुन एज पॉसिबल। सो मेक इट वेरी क्लियर। एंड ऑल्सो बेसिकली हम मुझे पता है कि हमें जॉब लेने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि ठीक है कोई भी जो सैलरी है मैं उसके लिए ओपन हूँ, मुझे मेरी कोई सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और जितने भी सैलरी आप दे रहे हो वो मेरे लिए मैं उसके लिए ओपन हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आपको अपनी वर्थ नहीं पता तो एम्प्लॉयर समझता है कि इस इंसान को इस बंदे को अपनी वर्थ नहीं पता, तो हमें नहीं लगता कि ये एलिजिबल है एक जॉब लेने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी वर्थ जानना कि आप कितनी सैलरी डिज़र्व करते हो, आपकी फील्ड के हिसाब से, आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कितनी सैलरी डिज़र्व करते हो। और अगर आपको उससे कम सैलरी मिल रही है तो आप बोल सकते हो कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी स्किल्स हैं, तो मैं इतनी सैलरी डिज़र्व करता हूँ और मार्केट के हिसाब से भी मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप कम पैसों में काम करो और फिर बाद में आपको जल्दी छोड़ना पड़े उस जॉब को।
तो इसीलिए आपको कम सैलरी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि रिसेशन है या कुछ भी है, तो अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ही करो, बट मैं बोलूँगी कि आपको इतना ज़्यादा, मतलब अगर आपको आपकी सैलरी बाहर मार्केट में 60,000 मिलती है और अगर आपको 35 या 40,000 दे रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ do the research before going to an interview, because it is very important, and it is very important to know how much your worth is and how much your field worth. So it is very important, and also you can also negotiate here. ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग बोल रहे हैं कुछ अमाउंट तो वैसा ही फाइनल होगा, आप नेगोशिएट कर सकते हो। यहाँ पे नेगोशिएशंस होती हैं इंडिया की तरह और भी कंट्रीज़ की तरह। सो यू कैन नेगोशिएट योर सैलरी अकॉर्डिंग टू योर फील्ड एंड योर एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी बाहर मार्केट में रेंज आपकी 60,000 आपकी वर्थ है और वहाँ पर आप 90,000 मांग रहे हो, तो उसके बियॉन्ड भी मत जाना। मतलब अगर 60,000 है तो 60 to 65 या 70 तक आप जा सकते हो, बट इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको रिजेक्ट कर दें सैलरी की वजह से, क्योंकि हर पोजीशन की एक बजट होता है और यहाँ पर उस बजट के बाहर नहीं जाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको जानना कि आपकी क्या वर्थ है और उस पोजीशन की क्या बजट है। सो आपको वो लोग खुद से अपफ्रंटली बजट बता देंगे कि हमारा इतना बजट है और वी कैन नॉट गो बियॉन्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अगेन, एंड ये रिसर्च से आपको पता लगेगा। जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप ग्लास डोर पे सैलरीज चेक कर सकते हो, पोजीशन डाल के, कंपनी डाल के, कि वो कंपनी कितना ज़्यादा ऑफर कर सकती है। So go and do your research well. Do your homework before going to an interview. And also ऐसा होता है कि यहाँ पर जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है उसके बाद लास्ट में इंटरव्यूअर बोलता है कि क्या आपको कोई क्वेश्चंस हैं। तो जो मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि कैसे क्या टैकल करना है इंटरव्यू को, तो वो बोल देते हैं कि नहीं हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि वो लोग हेजिटेट करते हैं कुछ भी पूछने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मतलब आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा कि मैं क्या पूछूं, तो भी आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मतलब ये मत पूछना कि क्या बेनिफिट्स होंगे या फिर और क्या मुझे कितनी वेकेशंस मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा मतलब बहुत सेल्फिश सा हो जाता है कि भाई ये अपने बारे में पूछा जा रहा है। आप ये पूछ सकते हो कि मेरी टीम की बैंडविड्थ क्या है और टीम में क्या चैलेंजेस हैं, ये सब आप पूछ सकते हो। और कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, किन किन पे काम चल रहा है और क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, और ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हो, जिससे उनको लगता है कि जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो कंपनी के बारे में जानता है और जानना चाहता है, वो क्यूरियस है हमारे बारे में जानने के लिए और हमारे लिए काम करने के लिए। तो ये भी आप कर सकते हो, इससे आपकी क्यूरियोसिटी पता लगती है कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में। और ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। मतलब आपको इंटरव्यू में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे हो तो आप एचआर से पूछ सकते हो कि क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं, और अगर आप हायरिंग मैनेजर राउंड में हो या टेक्निकल राउंड में हो तो भी आप पूछ सकते हो कि आगे क्या राउंड्स होने वाले हैं। और आप ये भी पूछ सकते हो कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो जर्मन में होगा या इंग्लिश में होगा। एंड इट इज़ वेरी कॉमन, मैंने भी अपने इंटरव्यूज़ में पूछा हुआ है कि मेरे कितने नेक्स्ट राउंड्स होने वाले हैं और आगे कितने राउंड्स होंगे और किसके साथ होंगे। सो इट इज़ वेरी कॉमन, एंड ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कन्वर्सेशनल। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी चीज़ें पूछी और आपने सबका जवाब दे दिया और ओके बाय, ऐसा नहीं है। ये कन्वर्सेशन भी लगती है कि हाँ भाई आप भी कुछ पूछना चाह रहे हो, आपकी भी कुछ क्वेश्चंस हैं और कंपनी को लेके। सो और इस इंटरव्यू स्क्रीनिंग राउंड्स को लेके और भी राउंड्स को लेके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ को ध्यान में रखना। एंड ऑल्सो अगर आप इंटरव्यू दे देते हो तो यहाँ पर बहुत ही कॉमन है फॉलोअप भेजना। आप फॉलोअप भेज सकते हो कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट डे ही भेज दो, आपको एक हफ्ते तक एटलीस्ट वेट करना चाहिए रिस्पॉन्स का, क्योंकि इतना टाइम लगता ही है यहाँ पे डिसाइड करने में कि हम कैंडिडेट्स के साथ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स होते हैं लाइंड अप। सो
बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉलो अप करना, और इससे अगेन क्यूरियोसिटी पता लगती है कि आप कितने ज़्यादा क्यूरियस हो इस पोजीशन को लेके, और आप आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो कंपनी के साथ। तो आप ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप बार बार फॉलो अप भेजो, बट एक बार आप भेज सकते हो, एक दो बार आप भेज सकते हो, और इतने में ही आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दोज पॉइंट्स, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।